नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का क्लोजिंग कॉल्स में। मैं हूं मुंबई से प्रियंका और मेरे साथ दिल्ली से मेरे दो सहयोगी डिम्पी और अभिषेक बने हुए हैं। तो बाजार में आपको बैंक निफ्टी के चलते थोड़ा सा इंडेक्स नीचे दिख रहा है, लेकिन निफ्टी की अच्छी खासी इंडेक्स मैनेजमेंट, हालांकि 21,000 से 50 पॉइंट से दूर है। क्लियर आपको आज की इंडेक्स मैनेजमेंट आईटी ने संभाला हुआ है। लार्ज कैप एफएमसीजी स्टॉक्स ऊपर है। अडानी स्टॉक्स में ऊपर के लेवल से जिन तेजी के साथ खुले थे वहां से गेन्स इरोड होते हुए दिखे, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग कोई बहुत बड़ी नहीं देखने को मिली अभी भी अडानी स्टॉक्स में। लेकिन आज जो बड़ी सपोर्ट आ रही है वो आपको लार्ज कैप एफएमसीजी, ब्रिटानिया, नेस्ले जैसे काउंटर से आ रही है। लार्ज कैप आईटी में अच्छी तेजी है। कल हमने देखा नैस्डैक टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में अच्छी बढ़त थी। तमाम सारे बाजार के फंडामेंटल्स को, मिड कैप स्मॉल कैप में क्या एक्शन है, ट्रेडर्स हमारे एक्सपर्ट्स क्या स्ट्रैटेजी सुझा रहे हैं, यहाँ से सौदे लेकर क्या जाने चाहिए, इन सब पर आगे अगले 1 घंटे में चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले एक बहुत खास बात अपने व्यूअर्स को बता दें कि बिजनेस चैनल के इतिहास में पहली बार कमोडिटी महाकुंभ, 6 घंटे की नॉन स्टॉप कवरेज, कमोडिटी मार्केट की हर बारीक बातों को सिर्फ 6 घंटे में आसान भाषा में समझे। नॉन एग्री मार्केट से एग्री मार्केट तक की पूरी कहानी, कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट के हर कॉन्ट्रैक्ट को इंडस्ट्री के दिग्गजों से समझे। देखिए कमोडिटी महाकुंभ सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक लगातार 9 दिसंबर को सिर्फ ईटी नाउ स्वदेश पर। कमोडिटी क्या है? कमोडिटी मतलब क्या है? कमोडिटी क्या सोना और चावल भी कमोडिटी में आता है? शुरुआत में कहाँ से करूँ, मार्केट से करूँ या शेयर बाजार से करूँ? कहते हैं फ्यूचर्स में बहुत पैसा है, पर किसके फ्यूचर में? क्या है कमोडिटी मार्केट की ABCD, इसे देखिए और समझिए। 6 घंटे की मास्टर क्लास और कमोडिटी मार्केट पर देश के सबसे बड़े दिग्गजों का नजरिया, और साथ ही ट्रेडिंग पर आम लोगों के हर सवालों के जवाब मिलेंगे। देश भर की आम उलझनों को एक्सपर्ट्स करेंगे दूर। सिर्फ 6 घंटे में कमोडिटी मार्केट की हर बारीकियों को समझें। देखिए कमोडिटी महाकुंभ सिर्फ ईटी नाउ स्वदेश पर। तो एक कमोडिटी महाकुंभ होगा 9 तारीख को, आप इसका पूरा फ़ायदा लीजिएगा। और कमोडिटी मार्केट्स को लेकर काफ़ी सारे लोगों के पास क्वेश्चंस होते हैं, तो उम्मीद ये करते हैं कि महाकुंभ इन सभी क्वेश्चंस के जवाब भी आपको दे देगा। आज के मार्केट्स पे लौट रहे थे तो हम सुबह ही आपके सामने बात कर रहे थे कि बाजार आज साइडवेज हो जाएगा। सुबह हमने ये बात भी रखी थी आपके सामने कि ठीक है शॉर्ट मत करो, लेकिन प्रॉफिट बुक तो करो। प्रॉफिट बुकिंग तो होनी ही चाहिए, ये तो डाटा भी आपको बता रहा है। और वैसे भी एथिकली भी आप देखोगे तो 2-2.5 दिन के अंदर 2-2.5 हज़ार पॉइंट्स अगर चल जाए बैंक निफ्टी तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करना लाजमी हो जाता है। एक और चीज़ थोड़ी अभी प्रियंका आपको चर्निंग के बारे में बता रही थी कि कंजम्पशन वाले शेयर्स ऊपर हैं। एक्चुअली जो नहीं चले ना वही चल रहा है अभी, कंजम्पशन और आईटी चले ही नहीं थे। कंजम्पशन और आईटी आज आपको प्ले दिखा रहे हैं। मेरा कंजम्पशन और आईटी पे ट्रस्ट कम है। मेरे को ऐसा लगता है कि एक ऐसा शेयर है जो कि अपने आप में पूर्ण शेयर है और वो बाज़ार को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेगा। वो या तो बिल्कुल बॉटम पे चलता है या तो बिल्कुल तेज़ी पे चलता है। उस शेयर का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा योगदान दे रहा है। आज उस समय दे रहा है जिस समय क्रूड के प्राइजेज या ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हुई है जो पिछले 5-7 दिन में नहीं हो रही हो। और ये जो बढ़त आई है ना, ये बिना रिलायंस के तेज़ी के बिना आई है। आज रिलायंस अलग से एक शाइनिंग स्टार की तरह खड़ा हुआ है, तो इसलिए रिलायंस का इस मौके पर चलना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आज आप निफ्टी को एक बार भी, सिर्फ एक बार मौका ऐसा लगा था जब लाल निशान में आया, और बैंक निफ्टी जब से लाल निशान में आया तब से एक बार भी हरे निशान में नहीं पहुंचा। तो ये फ़र्क जो कर रहा है वो रिलायंस और कुछ हद तक आईटीसी और थोड़ा बहुत आईटी कर रहे हैं। अदरवाइज वैसे नहीं, मार्केट साइडवेज हो रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। 59% लॉन्ग पोजीशंस कल तक की एफआईज के सिस्टम में ऑलरेडी आ चुकी हैं। रिटेलर्स ऑलरेडी शॉर्ट के अंदर जा चुका है क्योंकि उनकी लॉन्ग पोजीशंस 50% से कम हो चुकी हैं। वॉलेटिलिटी इंडेक्स ब्रेकआउट कर चुका है, ये 13.5 पे चल रहा है, 13 का ब्रेकआउट था। और साथ ही एडवांस डिक्लाइन अब 1:2 भी मेंटेन नहीं हो रहा होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें मार्केट को साइडवेज करने के लिए पर्याप्त हैं। तो आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जरा बातचीत के सिलसिले को शुरू कर रहे हैं और अभिषेक उनका परिचय करा रहे हैं। तो बाजार में मोमेंटम बरकरार है और ऑलमोस्ट सेंचुरी लगाकर निफ्टी कारोबार कर रहा है 20,950 के आसपास। निफ्टी बैंक में प्रॉफिट टेकिंग एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और आपकी रणनीति बनाते हैं कि यहाँ से आगे बाजार में आपको क्या करना है। विजय चोपड़ा हमारे साथ हैं, एनॉक वेंचर्स के दिग्गज फंडामेंटल एक्सपर्ट हैं। साथ साथ आपको टेक्निकल चेक, बाजार का टेक्निकल सेटअप और ट्रेडिंग वाले शेयर बताने के लिए हमारे साथ हैं ध्वनि पटेल, सुदीप शाह और आदित्य अरोड़ा। आप सभी का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 89 स्वदेश पर। शुरुआत सुदीप आपसे करना चाहेंगे। मोमेंटम बरकरार है और
हम कह सकते हैं कि नए नए खिलाड़ी उभर के आ रहे हैं। आज अगर हम चलने वाले सेक्टर की बात करें, आईटी में हम तेजी देख रहे हैं, एफएमसीजी में तेजी है, होटल स्टॉक्स, फर्टिलाइजर स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स, ये सारे चल रहे हैं। कुछ कुछ प्रेशर वाले हैं, ऑटो, शुगर, पावर, वहां पर थोड़ी सी मंदी देख रहे हैं। इंडेक्स का सेटअप आपको सुदीप कैसा लग रहा है? क्या यहां से भी फ्रेश लॉन्ग करना है या थोड़े आप डिप्स का वेट करेंगे फ्रेश लॉन्ग के लिए? अभिषेक, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को भी गुड आफ्टरनून। हम जो देख रहे हैं कि मार्केट में जो आज सुबह से एक थोड़ा साइडवेज एक्शन था कि थोड़ा गैप अप होने के बाद निफ्टी यही जोन में ट्रेड कर रहा है, और बैंक निफ्टी में भी इनिशियल जो एक सुबह का जो एक आधे घंटे में हमने देखा था 200-250 पॉइंट का करेक्शन था, उसके बाद बैंक निफ्टी भी तकरीबन 46,900 के आसपास स्टेबल हो गया है। तो मुझे लगा, और एक चीज अगर यदि हम देखें तो आज जो इस सबसे आईटी स्टॉक्स में एक रिबाउंड आया है, मेटल्स में है, तो और रिलायंस भी ऊपर है, तो इंडेक्स तो मैनेज हो रहा है। और इंडेक्स में एक जो ये जो सारे जो पिछले जो 4 दिन की जो रैली थी उसमें ना आईटी चला था, ना रिलायंस ने इतना बड़ा मूव दिया था, सिर्फ बैंकिंग था। तो बैंकिंग अब साइडवेज हो गया है, और ये 2-3 जो सेगमेंट से इंक्लूडिंग लार्सन, तो यहाँ पे जो तेजी का नया जो एक दौर आया ना, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे जो बाय ऑन डिप्स की रणनीति है वही रहनी चाहिए। ओवरऑल जब तक 20,800 नहीं ब्रीच करता है नीचे की तरफ, तब तक मुझे लग रहा है ऊपर के साइड 21,050 से लेके 21,200 के लेवल्स भी आ सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा मार्केट है ना, शॉर्ट कवरिंग एक बार कॉल्स की हो जाती है तो 150-200 पॉइंट आपको वो डायरेक्शन में मिल जाएंगे। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि डिप्स पे 20,800 के सपोर्ट के साथ 21,200 का लेवल अगले 3 से 4 सत्रों में आ सकता है। मे भी थोड़ा कंसोलिडेट करे, आरबीआई पॉलिसी भी है 8 तारीख को, तो उसके पहले थोड़ा बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर सकता है। बट आईटी, मेटल्स और कैपिटल गुड्स के सहारे मुझे लग रहा है कि निफ्टी में ये जो तेजी का माहौल है वो बना रहेगा। जी, मेटल और कैपिटल गुड्स ये बाजार को यहाँ से अब ऊपर खींच के और ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए फटाफट आपके लिए ट्रेड्स जानते हैं। आदित्य, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताइए क्या खरीदने की सलाह देंगे आप? उम्मीद करके चल रहे हैं बाई की कॉल से होंगी आपके पास सर। बिल्कुल अभिषेक जी, बाय की राय है। लास्ट टाइम हम मिले थे तब बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट नीचे था, कुछ एक हफ्ते में ही बहुत अच्छी तेजी आई, तब भी मेरा बुलिश व्यू था बैंक निफ्टी पे। अभी भी बाजार पे बुलिश व्यू ही रखेंगे, तो बैंकिंग स्पेस से आरबीएल बैंक चुनेंगे, जिसे बाय कर सकते हैं 254 में। 240 रहेगा स्टॉप लॉस और 280 से 290 रहेगा टारगेट। सेकेंड स्टॉक फर्टिलाइजर स्पेस से रहेगा, जिसे 673 में खरीद सकते हैं। 630 रहेगा स्टॉप लॉस और 730 रहेगा टारगेट। आरबीएल बैंक है, काफी एक अच्छा स्टॉक आपने पिक किया आदित्य, ठीक है। और दूसरा स्टॉक एज यूजुअल हम 3 दिन से देख रहे हैं, फर्टिलाइजर काउंटर्स अच्छे चल रहे हैं और स्टॉक्स और एक्सपर्ट्स के रडार पर भी आ रहे हैं। अब चलिए ध्वनि की भी कॉल्स ले लेते हैं। ध्वनि, बताएं आपकी ट्रेडिंग आइडियाज क्या है? गुड आफ्टरनून। मेरी तरफ से आज जो ट्रेडिंग आइडियाज रहेगी वो डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि सेक्टर वाइज यहाँ पे बैंक निफ्टी में और एफएमसीजी में हर एक जगह पे हमें ब्रॉडर एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। बट मेरी जो यहाँ पे पिक्स रहेगी वो यहाँ पे मिड कैप से स्मॉल कैप में रहेगी, क्योंकि वहां पे भी जो रैली है वो काफी अच्छी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो सबसे पहला स्टॉक जो मैंने पिक करा है यहाँ पे वो जोमैटो का रहेगा। जोमैटो में अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे चार्टिकली तो 115 का यहाँ पे जो नीचे की तरफ में से सपोर्ट लेवल रिसेंटली बनाया है उसको ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, तो करंट लेवल से आप जोमैटो को वापस बाय कर सकते हैं। 125 रुपए का जोमैटो का टारगेट रहेगा, और नीचे जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 115 का लेके चलिए। दूसरा स्टॉक जो यहाँ पे मेरी तरफ से रहेगा वो आईईएक्स का रहेगा। आईईएक्स में भी आज के दिन में हमें देखने को मिला है कि करीब 3% से 3.5% का एक अप मूव यहाँ पे है। कंसिस्टेंटली यहाँ पे बाइंग पावर देखने को मिल रही है। करंट लेवल से आप आईईएक्स को बाय करिए। टारगेट इसका 160 से लेके 165 तक भी इसका एक अपमूव देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है तो 143 का लेके चलिए। तीसरा स्टॉक जो यहाँ पे रहेगा हिंद कॉपर का रहेगा। हिंद कॉपर में भी यहाँ पे हम देख रहे हैं तो वीकली स्ट्रक्चर इसका काफी दिलचस्प बन रहा है, क्योंकि वीकली स्पेस की जो प्रीवियस स्विंग हाईज थी उसको स्टॉक ने यहाँ पे क्रॉस करा है और डिसाइसिवली यहाँ पे बाइंग पावर देखने को मिल रही है। तो हिंद कॉपर को भी आप करंट लेवल से बाय कीजिए। 190 तक का इसका एक अपमूव विटनेस करने को मिलेगा, और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है तो 175 का लेगा। ठीक है, ऑलराइट। हिंद कॉपर
ओके इंटरेस्टिंग, इस पर नज़र ज़रूर रखेंगे। हिंदुस्तान जिंक भी चल रहा है और मेटल स्पेस में आप देखें ना तो चाहे सेल हो और इनफैक्ट टाटा स्टील जैसे काउंटर्स हैं उनमें आपको मूव भी दिख रही है, नैल्को जैसे स्टॉक्स में भी आपको मूव दिख रही है। मेटल्स भी इनफैक्ट इस रैली में ज़्यादा पार्टिसिपेट किए नहीं हैं, तो क्या आप यहाँ से अप मूव स्ट्रॉन्ग हो सकती है? आईटी चल रहा है, फर्टिलाइजर वापस आए, फर्टिलाइजर एग्रो, और अब क्या मेटल्स भी एक सपोर्ट दे सकते हैं? सो ओवरऑल बाजार में हर सेक्टर से आपको अच्छी मूव दिख रही है और टर्न बाय टर्न चर्निंग दिख रही है। सुदीप से भी समझ लेते हैं उनके ट्रेड्स क्या हैं। सुदीप बताएं आपके ट्रेड्स। प्रियंका जी, मेरा पहला स्टॉक है दालमिया भारत। हमने देखा पिछले 2-3 दिन से सीमेंट स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और दालमिया भारत में एक हम डाउनवर्ड स्लोपिंग जो ट्रेंड लाइन है वहां से एक ब्रेकआउट देख रहे हैं। साथ ही साथ पिछले 4-5 दिन से कंसोलिडेशन के बाद हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन डेली चार्ट्स पे देख रहे हैं। तो जो हिसाब से फंडामेंटली भी एक साउंड स्टॉक है कि ये लेवल पे मुझे शेयर करते हुए भी झिझक नहीं हो रही है कि स्टॉक में कहीं पे भी वॉलेटिलिटी से, मार्केट वॉलेटिलिटी से भी असर होगा। तो ये एक अच्छा स्टॉक है, पैटर्न वाइज भी साउंड है, जो हिसाब से ब्रेकआउट भी आया हुआ है और मुझे लग रहा है यहाँ पे 2320 के स्टॉप लॉस से 2440 का टारगेट ये स्टॉक में हम देख पाएंगे। दूसरा स्टॉक है कोचिन शिपयार्ड। हमने देखा है कि आज सुबह से एक बार डिफेंस के स्टॉक्स में एक बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और कोचिन शिपयार्ड में जो जून से लेके सितंबर महीने की रैली आई थी 1200 के आसपास स्टॉक गया था, वहां 1250 के आसपास, वहां से स्टॉक ने डिप किया था 900 के आसपास नवंबर में, और फिर से जो ये नया जो दौर तेजी का चालू है, मुझे लग रहा है एक नया वेव स्टार्ट हो गया और जो पिछला जो हाई था सितंबर महीने का उसके ऊपर अब स्टॉक सस्टेन कर रहा है। प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक हो चुका है और वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है कोचिन शिपयार्ड को खरीदा जा सकता है 1220 के स्टॉप लॉस से 1320 के टारगेट के लिए। और तीसरा स्टॉक है बैंक ऑफ इंडिया। पीएसयू बैंक्स में एक अच्छी तेजी हमने देखा है कि ये बहुत ही अच्छी तेजी पिछले 2-3 दिन से हो रही है पीएसयू बैंक इंडेक्स में, पर बैंक ऑफ इंडिया एक आउट परफॉर्म कर रहा है। जो 15 सितंबर और अक्टूबर का जो स्विंग है 110-112 का, इसके ऊपर आज स्टॉक ने वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से बैंक ऑफ इंडिया भी खरीदा जा सकता है 113 के स्टॉप लॉस से 122 से लेके 125 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, डन। तो बैंक ऑफ इंडिया, कोचिन शिपयार्ड, कुछ इस तरह के शेयर्स आपके पास आ रहे हैं। डेरिवेटिव में एक आईएक्स काफ़ी अच्छा प्ले हुआ है आज, काफ़ी दिनों बाद वो फील करवा रहा है कि शॉर्ट कवरिंग का दम देखिए क्या होता है, वो आज आईएक्स के अंदर आपको मिलेगा। जोमेटो एक और शेयर धोनी ने भी दिया थोड़ी देर पहले, आप उस शेयर को भी ध्यान रखिएगा। एक ये अच्छा इन्वेस्टमेंट कॉल में साबित होता है। ट्रेडिंग के लिए जोमेटो नहीं है बट इन्वेस्टमेंट्स के लिए ठीक है ये। विजय चोपड़ा भी हमारे साथ हैं। विजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। रिलायंस का रोल, ऑल्दो ये सब समझते हैं कि सबसे बड़ा प्लेयर है, वेटेज है, इसको एक दिन के लिए नहीं रखना चाहिए, इसको लंबी अवधि के लिए रखना चाहिए, लेकिन मैं इस समय के सिनेरियो में रिलायंस के प्ले के, रिलायंस के रोल की जरा आपसे आइडिया लेना चाहता हूँ। इस समय जो रिलायंस चल रहा है ये बाज़ार को ऊपर टिकाए रखने में कितनी हेल्प करेगा सर? ये जो लोग वेट कर रहे हैं कि डिप आएगा हम अब प्लस कर लेंगे, हमसे गलती होगी, हमने साल की सबसे अच्छी रैली को मिस कर दिया, ये रिलायंस उनके कहीं सपनों पे पानी तो नहीं फेर देगा? निफ्टी जब चीजें चलनी शुरू होती हैं तो वो रुकती नहीं है, और वो जो फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो फीलिंग है, ये बहुत आम है मार्केट्स में। बहुत सारे लोग इंतजार करते रह जाते हैं, और यही टाइम है जब आपकी रिसर्च आपके काम आती है, जब आप निरंतर रूप से स्टॉक्स को, मार्केट्स को स्टडी करते रहते हैं तो वो मदद करता है। मेरे अंदाजे से जिस तरह से रिलायंस का सेटअप है, जो बन रहा है, मुझे नहीं लगता कि कहीं पे कोई अर्निंग्स में इशू है। एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन दिख रहा है, और इसके अलावा एक जब ये जियोफिन इसमें से निकला था तो तब एक छोटा सा गैप है जो कि मुझे लगता है दोबारा से फिल करेगा। मेरा ये मानना है कि अभी लार्ज कैप्स में वो स्टीम पकड़ी ही नहीं है। जैसे आज हमने देखा आईटीसी में तेजी बनी, रिलायंस में तेजी बनी, ये दो दिग्गज ही अपने आप में काफी हैं बाजार को खींचने के लिए। दूसरा, अगर हम आईटी को देखें तो आज टीसीएस में भी तेजी थी। तो अभी जो, और आई थिंक पिछले 1-1.5 महीने से आप आईटी के बारे में मुझसे पूछते आ रहे हैं डिम्पी, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें रेगुलर खरीदारी करनी है, और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आईटी जो है वो लंबी अवधि के लिए बहुत ही सेफ ऑप्शन है, क्योंकि जब भी बाजार तेजी में होते हैं तो लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि हम पैसा डालें कहाँ। तो द मनी सीक्स सेफ्टी, फ्लाइट टू सेफ्टी जिसे कहते हैं। तो आईटी जो है कंजर्वेटिव सेक्टर माना जाता है, तो आईटी बहुत अच्छा है। मुझे लगता है रिलायंस भी बहुत
है यहाँ पे इन लेवल्स पे, और बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। इसको आप लेके रखिए, लंबी अवधि के लिए लेके रखिए, इसमें निरंतर पैसा बनेगा। इसके साथ साथ जो इसका बच्चा निकला है जियोफिन, मुझे लगता है जियोफिन भी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छे लेवल्स पे है, ये लेके रखना चाहिए। और ये एक पोटेंशियल मल्टी बैगर है, मैंने शायद आपके चैनल पे भी बोला या किसी और चैनल, मुझे याद नहीं, पर ये एक पोटेंशियल मल्टी बैगर है, क्योंकि जब भी मुकेश भाई कुछ बड़ा करते हैं तो जाहिर है उसके पीछे बहुत बैकिंग होती है। अच्छी संभावना है कि क्योंकि रिलायंस बहुत समय से बैंकिंग में आना चाहता था, अच्छी संभावना है, मैं दोबारा बोलता हूँ, ये कोई अभी श्योर कुछ नहीं है, बट अच्छी संभावना है कि रिलायंस को एक बैंकिंग लाइसेंस मिले जियोफिन के थ्रू या एनबीएफसी के थ्रू, तो वो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ब्लैक रॉक का बैकिंग है, पैसे का कोई समस्या नहीं है। तो मुझे लगता है जब आपके पास कैपिटल सस्ती दरों पे अवेलेबल है, नंबर 1, सेकेंडली बैकिंग बहुत अच्छी है, मैनेजमेंट टीम स्ट्रांग है, तो जियोफिन बहुत अच्छा करना चाहिए। तो रिलायंस और जियोफिन दोनों मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और लेके रखने चाहिए। ठीक है। एक ऐसी कंपनी जिसका बिजनेस अभी शुरू हो रहा है, आपको अगर ये मलाल हो सकता है कि हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को शुरुआती दिनों में नहीं रखा, उस समय हम छोटे थे या हमारे पूर्वजों ने उसको नहीं खरीद पाए, तो एक शायद मौका, मैं विजय जी को इतना सुन पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, मेरे को लग रहा है वो ये बात भी कहना चाहते हैं कि जियो फाइनेंशियल से आप वो कमी पूरी कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो वैसे तो उनको दोनों ही शेयर पसंद है, लेकिन जियो फाइनेंशियल्स की जो बात सुन के मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसा बड़ा जॉइंट बनने को जाएगा आगे। आप धीरे धीरे करके इसको प्लस करें, एक्युमुलेट करें। देखिए अभी भी आपको ना 20 रुपये सस्ता मिलेगा, जिस रेट से अलग हुआ है, 2.62 से रेट से अलग हुआ है, 2.47 का रेट अभी चल रहा है। तो अभी भी आप उन खुशनसीब लोगों में से एक हो जिसको डीमर्ज के बाद भी सस्ता मिल रहा है, तो आपके पास है, आप इसको रखो। अच्छा, इसका एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ कि कैसे एक्युमुलेशन से इसका बेनिफिट मिला। आप सिर्फ पूरे महीने का एक्युमुलेशन अगर आपने किया, यानी कि हर रोज़, मान लीजिए मैंने 10-10 शेयर खरीदे रिलायंस के 2400 रुपये डाल के, तो उसके बाद मेरे को एक ही दिन के अंदर कल 5% चला, तो मेरे महीने भर का रिटर्न उसने एक ही झटके में मेरे को दे दिया। तो ये एक्युमुलेशन का, सिप का और डिप का सबसे बेहतरीन प्ले हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शंस का चैंपियन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके से जरा से जानते हैं कि आज का ऑप्शन का प्ले कौन सा है। खुश बोरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं बताने के लिए आज का ऑप्शन ट्रेड। खुश, थोड़ा मुश्किल तो हो रहा होगा आज ऑप्शंस ढूंढने में, क्योंकि बाजार थोड़ा के रुक सा गया है और गिरने दे नहीं रहा रिलायंस और कुछ शेयर्स, और बढ़ते समय डर लग रहा है कि कहीं ट्रैप ना हो जाए। बताइए सर ऑप्शन। बिल्कुल डिम्पी, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू और सारे दर्शकों को भी वेरी गुड आफ्टरनून। वेल, मुश्किल तो होती है, बट आपके लिए हम ऑप्शंस के ऐसे ट्रेड्स ढूंढ ही लाते हैं जो आपके ट्रेडर्स और आपके व्यूअर्स के लिए रादर प्रॉफिटेबल हो सकें। आज का जो मेरा पिक है वो भी ऐसा एक दिग्गज शेयर ही है, लार्सन एंड टूब्रो। देखिए बहुत ही अच्छा मोमेंटम कैपिटल गुड स्पेस में चल रहा है। लार्सन ने थोड़ा लेट कैचअप करना शुरू किया था, बट अब एक अच्छा मोमेंटम और ब्रेकआउट दिखा रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे 3400 वाला जो कॉल है वो 60 से 65 रुपए के आसपास मिले तो बाय करना चाहिए। इसका टारगेट आपका 19,120 का होगा, स्टॉप लॉस होगा 30 का। टारगेट स्टॉप लॉस के हिसाब से 18,000 का प्रॉफिट पोटेंशियल और 9,000 का लॉस पोटेंशियल। तो लार्सन एंड टूब्रो 3,400 का कॉल ऑप्शन। ठीक, 3383 का भाव है। कैश में 2% के आसपास की तेजी है और लगातार हम इसमें मोमेंटम बनते हुए देख रहे हैं। 3400 की कॉल खरीदनी है 60 रुपए पर, लक्ष्य 90, दूसरा जो टारगेट होगा 120 का और स्टॉप लॉस लगाना है 30 का। बहुत ही सिंपल आपके लिए है। 18,000 का इसमें मुनाफे का पोटेंशियल है और लॉस अपना समझ लीजिएगा, अपना 9,000 रुपये का अधिकतम नुकसान इस ट्रेड में हो सकता है आपको। ठीक है, कुछ बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। लेकिन बाजार के लिए जो अगला ट्रिगर होगा वो होगा आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी का। एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिनों की बैठक आज से शुरू हो गई है। परसों आएगी पॉलिसी, यानी कि 8 दिसंबर को सुबह 10 बजे। हालांकि इस पॉलिसी में भी दरों बदलाव को लेकर कोई उम्मीद नहीं है, स्टांस में शायद ही कोई चेंज हो। लेकिन आरबीआई गवर्नर की महंगाई को लेकर कमेंट्री, जीडीपी ग्रोथ को लेकर कमेंट्री, ग्रामीण मांग कैसी है इस वक्त देश में, उसको लेकर कमेंट्री बहुत अहम होने वाली है। एक बार जो हमने पोल कराया है उसके अनुमान क्या है, उसे लेकर हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा जुड़ गए हैं। अंकुर, क्या उम्मीद करें इस पॉलिसी से? जी हाँ, एमपीसी की बैठक शुरू हो गई है और सभी जो निगाहें रहेंगी इस बार वो ना रेट को लेके होंगी ना स्टांस को लेके होंगी, क्योंकि वाइड एंटिसिपेशन यही है कि रेट और स्टांस शायद फिर से एक बार वही रहे, लेकिन
जिस तरीके के आंकड़े आए हैं जीडीपी के पिछले तिमाही में, Q2 के जो जीडीपी आंकड़े 7.2% के रहे हैं और ओवरऑल अगर आप जीडीपी टारगेट की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो वो 6.5% पे है। तो पूरा स्कोप है कि इस बार जो जीडीपी का टारगेट है FY24 का, वहां पे रिवीजन हो सकता है। साथ ही साथ देखने वाली बात ये भी होगी कि इन्फ्लेशन के फ्रंट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की क्या कमेंट्री है, क्योंकि अक्टूबर महीने के जो आंकड़े थे वो काफ़ी जो आरबीआई की एक्सपेक्टेड लाइन है उसके मुताबिक थे। 4.87% महंगाई रही थी और आरबीआई का जो मैंडेट है वो 4% महंगाई रखने का है। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर ने बार बार बोला है कि जब तक महंगाई अलाइन टारगेट के आसपास नहीं आ जाती, जो वॉर विद इन्फ्लेशन है यानी कि वो जंग जारी रहेगी, तो कदम है वो उठाते रहेंगे। तो देखना ये होगा कि क्या उस स्टांस में थोड़ी सी सॉफ्टनिंग होती है इस बार, क्योंकि मार्केट उससे ज़रूर संकेत लेगा। इसके अलावा यूएस फेडरल रिजर्व की जो लास्ट कमेंट्री आई थी मिनट्स ऑफ मीटिंग में, वहाँ पर ये काफ़ी सारे मेंबर्स ने बोला था कि रेट कट होते हुए वो फिलहाल नहीं देख रहे हैं। तो देखना ये होगा कि आरबीआई गवर्नर इसका संज्ञान लेते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर वो डोमेस्टिक फैक्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं जब पॉलिसी मेकिंग होती है। हालांकि यूएस फेडरल रिजर्व की जो ऑफिशियल मीटिंग है वो 13 दिसंबर को आउटकम आना है, यानी कि आरबीआई पॉलिसी के एक हफ्ते बाद, लेकिन ग्लोबल फैक्टर्स पर ज़रूर नज़र रहेगी। तो क्रूशियल है, नज़र तो फेड पर भी रहेगी, लेकिन इस पॉलिसी में किसी बदलाव की उम्मीद नहीं है। जीडीपी ग्रोथ, चूंकि Q2 के जो जीडीपी आंकड़े आए थे वो अनुमान से अच्छे आए थे, आरबीआई का भी जो अनुमान था उसके मुकाबले भी बहुत अच्छे नंबर्स आए थे, तो जीडीपी ग्रोथ के अनुमान में हो सकता है कि आरबीआई रिवीजन करे, इसकी संभावना बन रही है। अदरवाइज रेट्स में, इसके अलावा आरबीआई के रुख में, पॉलिसी में किसी बदलाव की उम्मीद नहीं है। लेकिन उसके पहले आपको रेट सेंसिटिव जो स्टॉक्स हैं, बैंकिंग, रियल एस्टेट, ऑटो, इन पर नजर रहेगी। कैसे ट्रेड करना ये भी जानेंगे। एक पहले छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ये चर्चा आगे बढ़ाएंगे और आपके लिए हम BTS ट्रेड्स भी लेकर आएंगे थोड़ी देर में। आप कहीं जाए। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बाजार में तेजी कायम है, निफ्टी 100 अंक ऊपर है, 20,950 के पार है, लेकिन आईटी स्टॉक्स की देखने रफ्तार बढ़ रही है। विप्रो अब 3.5% ऊपर हो गया है और इस वक्त निफ्टी का टॉप गेनर है। इसके अलावा अगर हम कुछ और स्टॉक्स की बात करें तो IRCTC में बहुत ही अच्छी रफ्तार है और ये शेयर पहुंच गया है 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर। पहले बाकी जो रेलवे स्टॉक्स हैं वो चल चुके हैं, IRCTC में अब तेजी आई है और हम देख रहे हैं कि आज अब ये दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 741 रुपए के आसपास का इसका भाव है। कुछ दिनों पहले हम एक्सक्लूसिव खबर दिखा रहे थे कि रेलवे की टिकटिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने जा रही है कंपनी, और उससे क्या होगा कि एफिशिएंसी बढ़ेगी, पर मिनट जो टिकट की जो बुकिंग है उसमें भी तेजी आएगी और निश्चित तौर पर कंपनी के लिए इससे रेवेन्यू के नए स्रोत बढ़ जाएंगे। वंदे भारत ट्रेनें लगातार बढ़ रही हैं, तो पॉजिटिव ट्रिगर्स ढेर सारे हैं रेलवे को लेकर। एक व्यू आपसे चाहेंगे इस पर विजय सर, IRCTC क्या और बड़ी तेजी के लिए यहां से तैयार है? अगर किसी को थोड़ा सा लंबा नजरिया रखना हो, 6 महीने साल भर का, वो अभी भी इसमें निवेश कर सकते हैं? मुझे लगता है IRCTC मोनोपोली बिजनेस है, और जो भी मोनोपोली बिजनेस होता है जिसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। भारतीय रेल में अगर आपको टिकट बुक करनी है तो और कोई तरीका ही नहीं है, आपको IRCTC के किसी चैनल पे जाना पड़ेगा। बहुत सारी दूसरी कंपनीज हैं, मेक माई ट्रिप या दूसरी जो ट्रैवल कंपनीज है वो भी कहीं ना कहीं IRCTC के प्लेटफॉर्म को यूज करती हैं। अगर खाना खाना है तो हालांकि दूसरे ऑप्शन अभी अवेलेबल है, बट मोस्टली आई थिंक 95 to 98% मार्केट शेयर IRCTC का ही है। अगर आपको कुछ भी भारतीय रेल से रिलेटेड करना है तो मोनोपोली IRCTC की। तो देखिए ये स्टॉक बिल्कुल जब टॉप इसका बना था करीब 1250 का था और वहां पे मैंने बेचने की सलाह दी थी, मगर अभी मैं इसको बिल्कुल बेचने की सलाह नहीं दूंगा। और ये जो तेजी है मुझे लगता है बरकरार रहनी चाहिए। मेरा पर्सनल टारगेट इसका करीब 850-900 का है, तो यहाँ तक तो IRCTC कंफर्टेबली जाना चाहिए। तो जो लंबी अवधि के जो निवेशक हैं उनको निवेशित रहना चाहिए, IRCTC में रहिए। रेलवे में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी अश्विनी वैष्णव जी ने एक बात बोली थी कि आने वाले कुछ सालों में ऐसा हो जाएगा कि कोई वेटिंग लाइन या वेटिंग पीरियड ही खत्म हो जाएगा, या वेटिंग की जो टिकट्स होती हैं वो खत्म कर दी जाएंगी। इसका मतलब बहुत सारी नई ट्रेन ऐड करी जा रही हैं। इस बात को समझते हुए कि भारत की जो पॉपुलेशन है वो काफी अच्छी खासी जनता ट्रेनों पे ट्रैवल करती है, तो उसके लिए अकोमोडेशन किया जा रहा है। और आई थिंक IRCTC वुड बी दी बेनिफिशियरी ऑफ ऑल दिस। तो जो लोग जाएंगे वो खाना भी खाएंगे और दूसरी फैसिलिटीज भी यूज करेंगे IRCTC की। अब ऐसा होता था किसी टाइम पे कि रेलवे मेकिंग होती थी, पर मुझे लगता है कि IRCTC में लॉस होने का कोई चांस नहीं है।
क्योंकि निरंतर ट्रैफिक बढ़ रहा है नंबर 1, और ये प्राइसेस भी बढ़ा रहे हैं, अब ये पब्लिक को पास ऑन कर रहे हैं। अब उस पे जो कैप हुआ करता था किसी टाइम पे कि खाने का इतना कैप है या टिकट प्राइस का इतना कैप है, तो जैसे एयरलाइंस में होता है तो उसी तरीके से रियल टाइम अकॉर्डिंग टू द रश ये जो जैसे हम ओला और उबर में भी देखते हैं, तो उस तरीके से इनके प्राइस हाइक्स हो जाते हैं। तो आई थिंक कहीं पे भी कोई दिक्कत नजर नहीं आती, तो होल्ड करके रखिए, और 850 तक तो मिनिमम जाना चाहिए। 800 रुपए तक के भाव, ये आपके लिए फंडामेंटल कॉल। लेकिन कल अगर आपने डिम्पी को सुबह सुना होता तो आपको आज ही फायदा हो रहा होता, क्योंकि डिम्पी ने साफ साफ तौर पर कहा था कि रेलवे में एक ये शेयर है जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए, और यहां से IRCTC की रफ्तार बढ़ सकती है, और वो रफ्तार आज के सत्र में हम अच्छे से बढ़ते हुए देख रहे हैं। शेयर है 52 हफ्ते की ऊंचाई पर। लेकिन ये काम करते हैं, चूंकि बाजार में भी रोज नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, तो डीली रूम में क्या मूड है, क्या माहौल है, क्या चर्चाएं हो रही है, और किन शेयरों को लेकर खबर गर्म है, ये जानेंगे और लेकर आएंगे खास सेगमेंट। खबर गर्म है लेकर हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी शरद दुबे। शरद, बताइए क्या खबर गर्म है? जी बिल्कुल अभिषेक, इसको बताने के पहले मैं बता दूं कि यही सेगमेंट में कल हमने जो है पेपर स्टॉक्स के बारे में कहा था कि उनकी दाम बढ़ने की जो बात है, और हम देखें कि आज भी जो है पेपर स्टॉक्स में तेज़ी है, जैसे कि सेशाई पेपर, जेके पेपर में जो है तेज़ी देखने मिली। इसके अलावा आज सुबह 9 के नवरत्न सेगमेंट में भी हमने कहा था कि फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में सब्सिडी मिल सकती है, और आज फर्टिलाइज़र स्टॉक्स में तेज़ी देखने मिल रही है। अभी जो हमने डीलर से बातचीत की है तो यहाँ पर एक स्टॉक निकल के आ रहा है, वो है श्याम मेटालिक्स। यहाँ पे डीलर्स कह रहे हैं कि अच्छी बाइंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की देखने मिल रही है, और स्टॉक हालांकि याद रखिए ऑल टाइम हाई लेवल्स पे है, और जो वॉल्यूम्स देखने मिल रही है ट्रेड कर रहे हैं तो लगभग 10 टाइम्स 20 डे एवरेज पे वॉल्यूम से वो ट्रेड कर रही है। जो DIs ऑलरेडी जो इन्वेस्टेड है कंपनी में, उनके नाम है कोटक म्यूचुअल फंड और टाटा AIA इंश्योरेंस। इंपॉर्टेंटली बता दूं कि 2 दिन पहले नवंबर की जो है इनकी ओवरऑल अपडेट आई थी, जहाँ पे सेल्स तो अच्छे थे, हालांकि रियलाइजेशंस थोड़े कम ज़रूर आए थे, लेकिन ओवरऑल याद रखिए कि प्रमोटर्स का अभी भी कंपनी में 82% स्टेक है, और अगले 11 से लेकर 12 महीने तक वो अपनी स्टेक को घटाने वाले हैं। 75% तक स्टेक को करना होगा, ये सेबी के नॉर्म्स के हिसाब से है। तो आगे जाते हुए प्रमोटर्स भी अपनी स्टेक डाइल्यूट कर सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बात रहने वाला है। लेकिन ओवरऑल जो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में 1-2 बाइंग जो है देखने मिल रही है स्टॉक पे आज। एलेक्स पर आपको अच्छा बाइंग, अच्छा इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, और इसी वजह से आप इस स्टॉक में मूवमेंट भी देख रहे हैं, तो स्टॉक पर नजर रखेंगे। शरद, शुक्रिया ये बताने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक फाइनेंस पे से अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस काउंटर कैनफिन होम्स को भी देखते हैं। इनफैक्ट 6% उठ गया। एक इलारा सिक्योरिटीज़ की एक रिपोर्ट थी, और इसमें कुछ खबरें बहुत दिनों से थी जिसका इम्पैक्ट आप एक ज़रूर देख रहे हैं। हालांकि कंपनी की तरफ से भी इस पर एक बात आई है, लेकिन इम्पैक्ट तो स्टॉक पे दिखा है। 6% टूटा है कैनफिन होम्स। क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है सुदीप जो ऐड करनी चाहिए, या फिर अभी चार्ट पर और वीकनेस दिख रही है? जी प्रियंका जी, अगर कैनफिन होम्स का यदि हम चार्ट देखें तो जो हिसाब से एक कंसोलिडेशन स्टॉक में हुआ था तकरीबन अगस्त, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से लेके ये फर्स्ट दिसंबर तक की, ये कंप्लीटली स्टॉक आप 730 से लेके 780 के रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा था, और हमने देखा पिछले 2 दिन में ब्रेकआउट हुआ था, और ये कंप्लीट जो ये ब्रेकआउट जो हुआ था आज कंप्लीट एनगल्फ हो गया। ये ब्रेकआउट जो था, वो जो पूरा जो 2 कैंडल्स थी वो कंप्लीट एनगल्फिंग हो रहा, तो मुझे लग रहा है एक ब्रेकआउट फेलियर हो रहा है यहाँ पे, और मुझे लग रहा है कि राह देखनी चाहिए हमें यहाँ पे बॉटम फिशिंग करने या फिर चेस करने के लिए। तो स्टॉक में जो हिसाब से प्रेशर आज सुबह से बना हुआ है, इंट्राडे में भी जब स्टॉक रिकवर हो रहा था 815 820 के आसपास, तब से 2-3 बार सेलिंग प्रेशर वो लेवल से आया था। तो जब तक 820 के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं करता है अभी, तो तब तक मैं नहीं मेरी राय ये रहेगी कि हमें रुक जाना चाहिए, और एक बार 80 के ऊपर सस्टेन होने के बाद ही 870 880 के लिए हमें ये स्टॉक को ऐड करना चाहिए। ना चाहेंगे एक फंडामेंटल व्यू हम विजय से ले लेते हैं। विजय, कैनफिन होम्स में प्रॉब्लम पहले भी आई है, इनफैक्ट कुछ फ्रॉड के इंसिडेंट्स पहले भी रिपोर्ट हुए थे। हालांकि एक बुकिंग हाउस ने इंटरेक्शन के बाद, मैनेजमेंट के साथ इंटरेक्शन के बाद एक नोट तो इशू किया है, लेकिन बार बार एक ओवरहॉल तो है ऑपरेशनल सिस्टम्स का। सो आप कैनफिन होम्स पर क्या रीडिंग रखते हैं? विजय, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ।
I'm extremely sorry, extremely Yeah. sorry. No problem. What I'm saying is कि कहीं पे भी कोई कंट्रोवर्सी आ जाती है, गलत खबर आ जाती है। देखिए मैं तो उस जमाने की बात करता हूँ जब सत्यम और मेटस में प्रॉब्लम हुई थी, तो कहाँ एक टॉप रंग आईटी कंपनी एकदम ₹6 का स्टॉक रह गया था, तो बहुत सारे लोगों का पैसा डिस्ट्रॉय हुआ था, डीएचएफएल में हुआ था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हालांकि ये सरकारी कंपनी की बैकिंग है इसमें, कैनरा बैंक की, बट फिर भी मैं कहता हूँ जहां पर भी कंट्रोवर्सी है तो वहां से दूर हो जाना चाहिए। उसमें इररिस्पेक्टिव आपका लॉस है प्रॉफिट है, एक बार को बाहर आइए और वेट करिए, क्लैरिफिकेशन आने दीजिए, मैनेजमेंट को बोलने दीजिए, पूरी चीज खुल के सामने आने दीजिए। जो भी जांच होती है तो उससे पहले कोई डिसीजन लेना या उसमें बने रहने का कोई पॉइंट नहीं है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं आज की डेट में, अगर आप कहें तो मैं 2-3 रिकमेंडेशन देना चाहता हूं जहां पर बहुत अच्छी वैल्यू बाइंग है, जहां पर मुझे लगता है कि अभी भी अच्छा पैसा बन सकता है। तो वहां पे कंट्रोवर्सी में क्यों रहना और क्यों अपना पैसा चलाना, तो बेटर टू कम आउट। कमर्शियल स्टॉक से थोड़ा दूर रहना चाहिए। 6 महीने से स्टॉक ने रिटर्न दिया ही नहीं है, 6% का रिटर्न टोटल है। और इनफैक्ट जब से इसमें एक बड़ा मैनेजमेंट चेंज हुआ है ना, उसके बाद से हमने देखा स्टॉक पे एक ओवरहैंग जैसा है, ये कहीं स्टॉक गया ही नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो ये रिकमेंडेशन विजय जी की है। बढ़ते हैं आगे, कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। आदित्य, क्या थोड़ा सा चर्निंग, क्योंकि एक अच्छा हमें ब्रेकआउट दिखा था ऑटो एंसिलरी के स्टॉक्स में, सुब्रोस, फीएम, आज फिर से वो स्टॉक्स वापस दिख रहे हैं, चाहे फीएम हो, सुब्रोस हो, इनफैक्ट शिवम ऑटो हो। क्या फिर से ये स्टॉक्स फ्लेवर में दिख रहे हैं? कोई स्टॉक आपके रडार पर आ रहा है जो ऐड कर सकते हैं? देखिए, जो नाम आपने बोले, सुब्रोस बोला आपने, फिर ऑटो, शिवम ऑटोटेक बोला, तो शिवम ऑटोटेक बेहतर लग रहा है, तो उसको बाय किया जा सकता है 30.20 में। स्टॉप लॉस रहेगा 28 का और टारगेट रहेगा 32 से 33। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार जरा अगर आप एक शेयर में आपको दिखाता हूँ जो सुबह हमने डिस्कस किया था, बालाजी अमाइंस। एक बार आप जरा दिखाएंगे बालाजी अमाइंस। आज सुबह हमने दोनों अमाइंस की कंपनी को डिस्कस किया था, 13% ऊपर है। और आज शुरुआती जब डाटा बन रहा था ना, तभी हमने इसके बारे में डिस्कस करके बताया था कि ये शेयर आज का मूवर हो सकता है। और आज ये आदमी का शानदार रिटर्न, ₹250 ऊपर बालाजी अमाइंस। इंडो अमाइंस भी हमने डिस्कस किया था जय पटेल से, तो उन्होंने कहा कि हमने तो बालाजी अमाइंस बाकायदा अपने क्लाइंट्स को दिलवा भी दिया। आज के मॉर्निंग के शो में अगर आप ध्यान होगा तो इंडो अमाइंस थोड़ा स्लो मूवर है, ये थोड़ा कम चलेगा, तो इसलिए, लेकिन ये भी चल सकता है। हाँ, इसको भी आप इग्नोर नहीं कीजिएगा। एक काम करते हैं, अरोड़ा जी से पता करते हैं। आदित्य, बालाजी अमाइंस 12% चलने के बाद हमको लगता है हमारा काम हो गया, लेकिन इंडो अमाइंस अभी चला नहीं है, ये भी चल सकता है। स्पेशलिटी की कंपनीज हैं दोनों, जरा चेक करके बताइए इंडो अमाइंस में कितना दम है। देखिए, आपने जो दोनों ढूंढे, दोनों में ऐसा नहीं सोचना चाहिए अभी काम हो गया, अभी काम आधा हुआ है, आधा काम और हो सकता है, क्योंकि बालाजी अमाइन अभी 12% चला है। बट चार्ट अगर देखें तो ऐसा लग रहा है कि और 12 से 20% यहाँ से चल सकता है। तो बालाजी अमाइंस को बाय कर सकते हैं 2315 में। 2100 का रहेगा स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 2500 से 2600। और दूसरा, अगर इंडो अमाइन की बात करें तो उसके पैटर्न्स भी काफी बुलिश लग रहे हैं, टेक्निकल चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा है, तो उसको भी बाय कर सकते हैं 127 में। और स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 114 का और टारगेट रहेगा 140 से लेके 155 का। एक और शेयर भी है जो अमूमन ज़्यादा डिस्कस नहीं होता, लेकिन फिर भी जब चलता है तो बड़ा इंटरेस्टिंग प्ले देता है। उस शेयर का नाम है डी लिंक, D-Link आप लिखेंगे तो आ जाएगा। ये जो राउटर्स वगैरह की टिपिकली कंपनी है और एक काफ़ी अच्छे से मूवमेंट है। आज का प्राइस एक्शन और आज का वॉल्यूम दोनों काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। एक काम करते हैं, जरा ध्वनि से चेक करवाते हैं। ध्वनि, जरा D-Link को चेक करना, ये शेयर आपको ठीक लग रहा है क्या? जी बिल्कुल डिम्पी, D-Link ने ऑलरेडी यहाँ पे आज की सेशन पे हमें एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस का पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है, और इसके अंदर जो वॉल्यूम्स का पार्टिसिपेशन है वो यहाँ पे काफी एक अच्छे तरीके से देखने को मिल रहा है। ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा, इसको आप BTST ट्रेड के तरीके से होल्ड कर सकते हैं। 340 इसका प्रॉफिट बुकिंग का लेवल रहेगा। जिनके पास ऑलरेडी बाइंग है वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे 325 पे ट्रेल कर ले। 25 का स्टॉप लॉस जिनका पास पुराना है, जो नया लेना चाहे मेरे को लगता है वो भी यही स्टॉप लॉस रख लें 325 का।
और कम से कम 360 तक जाने की चांसेस हैं। BTST हो गया बाकायदा, हालांकि हम ब्रेक के बाद BTST लेते हैं, लेकिन उससे पहले ही हमको एक BTST कॉल मिल गई है, D-Link, इस पे ध्यान रखिएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज़्यादातर BTST और SVT कॉल्स वो भी आपके सामने रखेंगे। क्लोजिंग कॉल में आपका फिर से स्वागत है। बाजार में मोमेंटम बरकरार है और एडवांस डिक्लाइन का रेशियो भी आज ठीक ठाक है। लगातार मोमेंटम के बावजूद भी बड़े स्टॉक्स जो आज सपोर्ट दे रहे हैं उसमें L&T देखें 2.5% ऊपर है, लेकिन एक स्टॉक जिस पर आपसे ध्वनि राय चाहेंगे वो है ITC। अगर हम पिछले 4 सत्र की बात करें तो शेयर 235 से बढ़कर अब 265 के आसपास आ गया है और 465 के आसपास आ गया है। 450 के नीचे काफी लंबा समय बिताया। आपको लगता है ध्वनि कि इसने ब्रेकआउट दे दिया है और शेयर फिर से 500 रुपए की तरफ बढ़ेगा? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आज के सेशन में हमें जो यहाँ पे अपमूव देखने को मिल रहा है, स्टॉक ने यहाँ पे 460 के करीब जो अपना एक पक्का रेजिस्टेंस बनाया था उसको ब्रेक करा है, और ब्रेक करने के समय हमें जो वॉल्यूम्स का इजाफा इसमें देखने को मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा है। डेफिनेटली ITC यहाँ से फॉरवर्ड पोजीशंस कैरी कर सकते हैं। 475 तक का भी इसके अंदर टारगेट जो है वो इजीली अचीवेबल है। स्टॉप लॉस जो यहाँ पे आपको मेंटेन करके चलना होगा, तो आपको नीचे की तरफ में 450 का स्टॉप लॉस लगाना रहेगा। 400 का स्टॉप लॉस, 475 रुपए का टारगेट ITC के लिए। फटाफट आपके लिए BTST ट्रेड समझ लेते हैं। आदित्य, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताइए कौन से स्टॉक्स हैं, फ्रेश स्टॉक्स बताइए जो लेके जाना है। देखिए अभिषेक जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा एग्जॉशन हो गया है बाजार में और सेक्टोरल रोटेशन चल रहा है, तो बैंकिंग थक गया है, बट फर्टिलाइजर स्पेस में फ्रेश ट्रैक्शन है, तो दीपक फर्टिलाइजर को ले जा सकते हैं BTST में। तो दीपक फर्टिलाइजर बाय करेंगे अभी 671 में, और स्टॉप लॉस रहेगा 650 का और टारगेट रहेगा 690 से 720 का। 720 तक के टारगेट से दीपक फर्टिलाइजर की आज थोड़ी देर पहले इसको आदित्य ने सुझाया था। कन्विक्शन अभी भी इस पर कायम है BTST को लेकर। ध्वनि, आपकी BTST अगर हम ट्रेड्स पूछें तो कौन से शेयर होंगे, कहां पर आपका भरोसा है? जी बिल्कुल, ऑटो सेक्टर में यहाँ पे जिस हिसाब से एक बाइंग पावर देखने को मिल रही है, टाटा पावर, M&M, यहाँ पे दोनों ही स्टॉक्स बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। मेरी कन्विक्शन जो यहाँ पे है वो M&M में ज्यादा अच्छे से बन रही है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा को यहाँ पे BTST करके चलेंगे। 1740 तक का टारगेट है जो कल की सत्र में हमें देखने को मिल सकता है। जो स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा, तो आप 1680 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। IT सेक्टर में भी यहाँ पे ओवरऑल एक बहुत ही अच्छी बाइंग पावर देखने को मिल रही है। वहां पे मुझे TCS का जो स्टॉक है वो काफी अच्छा लग रहा है। स्टॉक जो यहाँ पे है वो इसने पहले जो गैप डाउन हमें एक दिया था उसी को फिल करके ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। करंट लेवल से आप TCS को लॉन्ग कीजिए। TCS में ऊपर की तरफ का यहाँ पे जो टारगेट बनता है तो 3680 तक का यहाँ पे टारगेट है। स्टॉप लॉस जो आपको यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा तो 3590 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। IT स्टॉक से आपको BTST ट्रेड्स भी दिख रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा चर्निंग IT की तरफ टिल्टेड दिख रही है। ठीक है, सुदीप, आपके रडार पर कौन से BTST ट्रेड्स? प्रियंका जी, पहला स्टॉक IT से ही है, LTTS में यदि हम देखें तो स्टॉक ऑलमोस्ट अप्रैल 2022 के बाद सबसे हाईएस्ट स्तर पे है, और यदि हम देखें अक्टूबर का जो एक स्विंग हाई था 4828 का स्टॉक आज उसके ऊपर अब फॉर्मली सस्टेन कर रहा है, और पिछले 1-2 दिन से हमने देखा है कि ये जो 4600 और 4700 के बीच में, तो यहाँ पे एक काफी अच्छा अक्यूमुलेशन हो रहा है। आज ओपन इंटरेस्ट में भी लॉन्ग साइड पे बढ़ोतरी देखी गई है। साथ ही साथ डेली, वीकली, मंथली सारे टाइम फ्रेम बेटर है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 4800 के स्टॉप लॉस के साथ 5050 के टारगेट्स LTTS में आते हुए मुझे कल तक नजर आ रहे हैं। और दूसरा एक है वो एक कैश सेगमेंट से है, जो आज की स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है कंसोलिडेशन में से। स्टॉक का है श्याम मेटालिक्स। श्याम मेटालिक्स का यदि हम चार्ट देखें तो अगस्त से लेके अब तक स्टॉक तकरीबन 440 और 475 480 के रेंज में ट्रेड कर रहा था, और आज स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है वॉल्यूम्स के साथ, और मुझे लग रहा है अब स्टॉक फिर से एक बार जो कंप्लीट बुल फेज में आ चुका है यहाँ पे। तो 503 के स्टॉप लॉस से 535 के टारगेट के लिए श्याम मेटालिक्स मेरी दूसरी चॉइस रहेगी।
L&T टेक और श्याम मेटालिक 6-6.5% की तेज़ी ऑलरेडी है। इनके वॉल्यूम में भी सर्ज आया है जो उनकी लेटेस्ट अपडेट्स आए थे, और इस वक्त मेटल पैक में भी अच्छी मूव दिख रही है और श्याम मेटालिक एक अच्छा स्टॉक। अगर यहाँ पे मेटल पैक से आपको कुछ चूज़ करना हो विजय, आप भी अपना कोई ट्रेड बताएं जो आपको लगता हो एक अच्छा यहाँ से, क्योंकि यू कैन चूज केमिकल फर्टिलाइजर स्पेस ऑल्सो, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं बॉटम आउट के संकेत दे रहे हैं और बड़े बड़े इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं। इनफैक्ट SRF की भी जो कमेंट आए थे कि कहीं ना कहीं नियरिंग बॉटम, और जो चाइना से जो डीस्टॉकिंग के जो इश्यूज हैं वो कहीं ना कहीं अब Q4 में ईज आउट हो जाएंगे। तो कोई स्टॉक जो आपको फंडामेंटली काफ़ी अच्छा दिखता हो इस स्पेस से ऐड करने के लिए? मुझे आज अगर थोड़ा समय मिले तो 3-4 स्टॉक्स में रिकमेंड करना चाहूंगा। आपने मेटल बोला तो मुझे लगता है कि नगरनार स्टील प्लांट, NMDC स्टील बहुत ही अच्छे लेवल्स पे है, करीब 45 पे भी ट्रेड करता है, और मुझे लगता है कोई मध्यम अवधि के लिए भी इसको लेता है तो 60 का इसका पहला टारगेट है। ये एक पोटेंशियल मल्टी बैगर है, अगर कोई इसको सालों साल रखना चाहता है तो मुझे लगता है कि यहाँ से दूना तिगना कुछ भी भाव हो सकता है इसका। बहुत ही अच्छा प्लांट है और अभी डीमर्ज हुआ है NMDC से। दूसरा स्टॉक में रिकमेंड करना चाहूंगा वो है जैकॉर्प। जैकॉर्प भी एक बहुत पुराना कंपनी है और इसके पास बहुत बड़ा लैंड बैंक है नवी मुंबई में, और हम सब जानते हैं नवी मुंबई में जिस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है और वहाँ पे एयरपोर्ट बन रहा है और बहुत सारी वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत सारे काम हो रहे हैं। और कॉर्प में जो करीब करीब अभी 315-316 पे ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है कोई भी इसको अगर थोड़ी मध्यम अवधि तक रखता है तो उसमें 380 का टारगेट हम देख पाएंगे। एक और जो स्टॉक में रिकमेंड करना चाहता हूँ वो है डिफेंस स्पेस से, वो है गार्डन रीच शिपयार्ड। अभी हम कोचिन शिपयार्ड की हम बात कर रहे थे, मैसडॉक की बात कर रहे थे, तो गार्डन रीच शिपयार्ड में भी आज थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल रही है, एक्यूमुलेशन है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे यदि कोई खरीदता है तो 920 और 950 के टारगेट के लिए गार्डन रीच शिपयार्ड में खरीदारी करी जा सकती है। और फाइनली एक स्टॉक में देना चाहता हूँ जो एविएशन स्पेस से जुड़ा हुआ है और एक ग्लोबल कंपनी है, एक्सेलिया काले। ये प्राइमरली पूरी दुनिया की एयरलाइंस को टेक्निकल सपोर्ट देता है, बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है, गिरावट हो चुकी है, इस तेजी में इसने पार्टिसिपेट नहीं किया है, फाइनेंशियल स्ट्रांग है, डेट फ्री कंपनी है, ग्लोबल फुटप्रिंट है, ग्लोबल प्रेजेंस है, बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, करीब करीब अभी 1400 पे ट्रेड कर रहा है। इसको यदि कोई लेता है मध्यम अवधि के लिए तो मेरा टारगेट इसके लिए 1550 का है, तो इसमें भी एक अच्छी तेजी बन सकती है। ऐसे चढ़े हुए बाजार में भी ऐसे हीरे उपलब्ध हैं जो कि अभी चले नहीं है या ओवरबॉट टेरिटरी में नहीं है, तो मुझे लगता है जो 3-4 स्टॉक्स मैंने अभी बोले हैं इनमें अच्छा पोटेंशियल है और इसमें खरीदारी करी जा सकती है। ठीक है, एक्सेलिया सॉल्यूशंस नाम हो गया है कंपनी का, एक्सेलिया काले नाम था इसका, 1401 रुपए के आसपास का भाव है ये शेयर। इसके अलावा NMDC, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और जैकॉर्प पर भरोसा है विजय जी का। फंडामेंटली ये स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं और आप इस पर ट्रस्ट कर भी सकते हैं। लेकिन बाजार के लिए कल क्या ट्रिगर्स अहम होंगे ये बताने के लिए हमारे सहयोगी वामाक्षी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वामाक्षी बताइए, फोकस कहां पर होगा कल? बिल्कुल, आज अगर हम देखें तो यूएस की तरफ से क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज के जो आंकड़े आएंगे इस पर खास हमारी नज़र रहेगी। ये आफ्टर मार्केट आवर्स में एक्सपेक्टेड है, तो डेफिनेटली ये हमारे रेडार पर रहेगा। मगर कल अगर हम देखें तो हमारी नज़र होगी यूएस से आने वाली इनिशियल जॉब क्लेम्स पर। इसके अलावा यूरोजोन की तरफ से GDP और चाइना की तरफ से ट्रेड डेटा भी एक्सपेक्टेड है। मगर कॉर्पोरेट फ्रंट पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी एक्शन हो रहा है। आइडिया, फोर्ज टेक और रत्नविक प्रिसीजन, ये दोनों ही काउंटर्स फोकस में रहेंगे क्योंकि इनके जो कुछ इक्विटी शेयर्स है जो लॉकिंग पीरियड में थे, अब लॉकिंग पीरियड खुलने जा रहा है और ये शेयर्स अब ट्रेड हो पाएंगे और इसी के चलते ये दोनों काउंटर्स फोकस में रहेंगे। इसके अलावा दो खास काउंटर्स दूसरे हैं जैसे कि GNFC और TCS, ये दोनों ही फोकस में रहेंगे क्योंकि ये दोनों ही कंपनीज का जो बायबैक इशू है वो खुलने जा रहा है। टेंडर रूट के द्वारा ये बायबैक हो रहा है। और आखिर में हम फोकस करेंगे HAL पर, और ये है क्योंकि कंपनी कल एवियोनिक्स एक्सपो होस्ट करने वाली है दिल्ली में दिसंबर 7 और 8 को। तो लास्टली ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो ये इवेंट्स हैं और कुछ ग्लोबल इवेंट्स पर भी फोकस होगा। अमेरिका के हम कह सकते हैं बेरोजगारी दावा के आंकड़े आएंगे, लेकिन उनका असर दिखेगा परसों की सत्र में। लेकिन आज बाजार में हम देख रहे हैं कि चीनी वाले जो शेयर हैं उनकी थोड़ी सी मिठास फीकी पड़ी है। लगातार हमने तेज़ी देखी है। उत्तम शुगर 11% नीचे है। हम देख रहे हैं कि बलरामपुर चीनी में करीब करीब 7% के आसपास की भारी भरकम गिरावट हम देख रहे हैं। बाकी स्टॉक्स भी आज कमजोरी के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। इसमें ध्वनि कहीं मौके हैं। बलरामपुर चीनी देखिए ऊपरी स्तरों से
10% नीचे आकर ये ट्रेड कर रहा है। कॉन्ट्राबेट लेना है या फिर कहीं अभी और बिकवाली के मौके हैं? यहाँ पे इन सारे स्टॉक्स को यहाँ पे अवॉइड करके चलेंगे। ओवरऑल शुगर सेक्टर में हमें आज की सत्र में जो यहाँ पे एक बिकवाली देखने को मिली है, ये कंटिन्यू करेगी। यहाँ पे अगर थोड़ा सा कन्विक्शन मेरा बनता है अगर काउंटर बेट के लिए, तो रेणुका शुगर्स में बनता है, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पे आज जो डाउनफॉल हुई है उसके बाद भी अपनी जो 200 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है उसको ब्रेक नहीं करा है। बट इसके लिए कल के सेशन में इसको विटनेस करेंगे। अगर ये ब्रेक नहीं करता है तो रेणुका शुगर्स में डेफिनेटली आप यहाँ पे बाय का एक्शन के चल सकते हैं। बट अभी फिलहाल के लिए सारी स्टॉक्स को होल्ड पे रखें। आदित्य, वैसे तो खुद भी आप BTST दे सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प करना चाहता हूं। आप सेल और टाटा केमिकल्स में से कोई एक BTST देना चाहेंगे? अगर आप नहीं देना चाहें बिल्कुल गिरा सकते हैं, ना ही मेरे को बुरा लगेगा ना ही आपको लगना भी चाहिए। सेल और टाटा केमिकल्स। देखिए, मैं BTST के लिए तो नहीं देना चाहूंगा। जैसे पहले भी मुझे अभिषेक जी ने पूछा, तो मुझे बाजार थोड़ा सा ओवर एक्सटेंडेड लगता है। मुझे स्कोप ऑफ हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग दिखता है कल परसों, तो इसलिए मेरा BTST कैंडिडेट नहीं रहेगा कोई। बट अगर थोड़ा लंबा नजरिया बनाए तो मुझे लगता है कि सेल में आउटलुक पॉजिटिव बनता है। ओके, ठीक है। सेल में आउटलुक आप कह रहे हैं कि थोड़ा पॉजिटिव बनता है। फिर एक काम और करके बताइए, क्या मैं एक पुट लेके जाऊं? फिर लास्ट में चलते चलते सर 4 मिनट रह गए हैं, इंडेक्स एक पुट लेके जा सकता हूं अगर आपको मार्केट में कंसोलिडेशन या हल्की प्रॉफिट बुकिंग लग रही है तो? पुट मैं तब लूंगा जब मुझे भारी गिरावट दिखती है, बट मुझे स्कोप ऑफ साइडवेज मार्केट दिखता है तो कॉल सेल कर सकते हैं। 47,000 का 47,500 का कॉल बेच सकते हैं छोटे मोटे स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए। अच्छा, ठीक है। स्कैल्पिंग तो हमको नहीं करनी है। अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सीवियर आ जाएगा नीचे तो फिर बात अलग थी। ठीक है, स्कैल्पिंग के लिए अगर आप करना भी चाहें तो 47,000 की कॉल है, उसको राइट कीजिए, बट कॉल में मार्जिन पूरा लगेगा, ये आपको ज़रूर यहाँ पे चेक करना होगा। एक और शेयर भी है, हालांकि मैं उसके बारे में अब समय नहीं रहा, 3-3.5 मिनट ही रह गए, लेकिन एक फंडामेंटल व्यू ले लेता हूँ। विजय सर, एक बार जरा कोई पावर कंपनीज में से कोई एक बेहतरीन पावर ट्रेड आप बता सकते हैं? आपके पास पूरी फ्रीडम है, एक्सचेंज वाला, प्रोडक्शन वाला, डिस्ट्रीब्यूशन वाला, ट्रांसमिशन वाला, कोई भी बता दीजिए। एक सौदा कोई बताइएगा। देखिए, अगर आप एक ट्रेड पूछते हैं तो वो टाटा पावर है। मुझे लगता है यहाँ से भी थोड़ी स्टीम बाकी है। हालांकि स्टॉक में अच्छी तेजी देखी हमने, लगभग 230 से अभी 290-94 करीब चल रहा है। मुझे लगता है 325 तक ये अभी भी जा सकता है। टाटा पावर वो कंपनी होगी, सबसे बढ़िया अग्रणी मैनेजमेंट है, अच्छी कंपनी है और मुझे लगता है सेफ है। ठीक है, तो टाटा पावर आप कह रहे हैं कि यहाँ पे इस पे ध्यान रखा जा सकता है। ठीक है, IRCTC BTST करना चाहिए ध्वनि? आज का हो गया प्रॉफिट या फिर कल भी चलेगा ये IRCTC? ओह ठीक है, ध्वनि से बातचीत। सुदीप, आप बता पाएंगे IRCTC? जी डिम्पी जी, मुझे लग रहा है IRCTC में BTST किया जा सकता है, बिकॉज यदि हम स्टॉक को देखें तो स्टॉक ऑलमोस्ट नवंबर 2022 के बाद के हाईएस्ट स्तर पे आज क्लोज हो रहा है। पिछले एक दो दफा थोड़ा मेरे ख्याल से 750 758 का एक स्पाइक आया था, बट क्लोजिंग बेसिस पे दिस इज द बेस्ट क्लोजिंग। तो मुझे लग रहा है रेलवे स्टॉक्स में ये कैचअप करेगा और ये BTST करके जा सकते हैं। BTST और अगले कुछ दिनों के लिए डिलीवरी पर्सपेक्टिव से भी तो 725 के स्टॉप लॉस के साथ 765 775 के टारगेट्स के लिए IRCTC फ्रेश बाय भी कर सकते हैं। जिनके पास है वो 725 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करें। IRCTC को लेकर ये भी फंडामेंटली भी हमने इस पर एक चेक लिया था, लेकिन ट्रेड के लिहाज से भी ये शेयर ठीक है और कल अगर आपने ट्रेड किया होता तो आज बढ़िया मुनाफा ये शेयर आपको दे रहा होता। चलिए क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे और आज फिर से हम रिकॉर्ड क्लोजिंग देखेंगे लगातार चौथे सत्र में। 20,940 के आसपास निफ्टी है, 90 अंकों के आसपास की एक शानदार तेजी। निफ्टी बैंक से आज सपोर्ट नहीं मिला, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई क्योंकि रफ्तार निफ्टी के मुकाबले थोड़ी सी तेज थी। 46,800 के आसपास निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है। 47,000 के ऊपर के आंकड़े देखें, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग वहां पर आई है। लेकिन अगर आप बाजार में आज के हीरोज को देखेंगे तो आपको IT स्टॉक सबसे ऊपर दिखेंगे। विप्रो 4% ऊपर, LTIMindtree 3% ऊपर,
टीसीएस, इन्फोसिस में भी 1.5 से 2% के आसपास की तेजी आज के सत्र में है। तो आज निश्चित तौर पर आईटी स्टॉक्स ने बाजार का मूड सुधारने का काम किया। कंजम्पशन की बात करें तो वहां से भी भरपूर सपोर्ट मिला। आज हम देखने की आईटीसी 2.5% मजबूत है, अब 265 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा नेस्ले में अच्छी तेजी रही। आज टू व्हीलर वाले स्टॉक्स थोड़े से नरम रहे क्योंकि सीएलएससी की तरफ से डाउनग्रेड आया है, कुछ स्टॉक्स के टारगेट भी कट किए गए हैं, तो इसके चलते हमने देखा कि आयशर कमजोर है। इसके अलावा बजाज ऑटो, हीरो मोटो के शेयर में भी हमने कमजोरी देखी, मारुति सुजुकी का शेयर भी कमजोर था। लेकिन इसी स्पेस में टाटा मोटर्स के शेयर में लगातार अच्छी तेजी हम देख रहे हैं और अब ये नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर ये शेयर पहुंच गया है। 720 रुपए के आसपास का भाव टाटा मोटर्स का आपको दिखेगा और आज ये निफ्टी के सबसे ज्यादा चढ़ने वाले में शामिल था। अगर हम सेगमेंट की बात करें कि कौन से सेगमेंट चले, तो केमिकल में जबरदस्त तेजी रही, फर्टिलाइजर में बहुत एक्शन रहा, चंबल फर्टिलाइजर, फैक्ट, ये शेयर आपको चलते हुए दिखे। डिफेंस में आज हमने एचएएल में बहुत ही गजब का मूव देखा, 7% के आसपास का। इसके अलावा कोशिन शिपयार्ड हो गया, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स हो गया, तो डिफेंस वाले खेमे में भी आज हमने तेजी देखी और मेटल स्टॉक्स में चुनिंदा तेजी आज रही। सेल में, वेदांता में 3.5% के आसपास की हमने तेजी देखी है। चीनी शेयरों की मिठास थोड़ी सी आज हमने फीकी पड़ते हुए जरूर देखी है। तो एक पॉजिटिव क्लोज आज हम कहेंगे, 350 ऊपर अंक बंद हो रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी की क्लोजिंग हो रही है 20,950 के बेहद करीब। 21,000 का हमारा जो पिन कोड है, हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट साइकोलॉजिकली अब वो बस दूर रह गया, अदरवाइज हम वहाँ करीब आ चुके हैं। तो बहुत ही गजब का मोमेंटम, शानदार मोमेंटम कल पर नजर रहेगी। चलिए आज के सत्र को यहाँ पर समेटते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, सुमित जी, ध्वनि, विजय सर, आपका बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। आदित्य, आपको बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। चलिए फिलहाल इस शो को यहाँ पर समेटेंगे, एक छोटी सी ब्रेक के बाद लेकर आएंगे कल की तैयारी। फिलहाल मुझे प्रियंका और डेम्बी को दी इजाजत। नमस्कार।